स्टार्टेड विद पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं। अगर अपन ने पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्टिंग्विश किए थे दो अलग पार्ट में, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को ही बोला जाता है एडिनो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोला जाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो और न्यूरो ये दोनों वर्ड का मीनिंग भी देखे थे अपन ने। एडिनो हाइपोफाइसिस इज मोर इन कंसर्न टू ग्लैंडुलर एंड इट इज मोर सिक्रेटरी, और न्यूरो हाइपोफाइसिस जो होती है वो कंसर्न है ज़्यादा स्टोरेज के मामले, यानी जो भी हार्मोन स्टोर करना है वो कौन स्टोर करता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस ने खुद कुछ चीज़ बनाई सीक्रेट की, ऑटोमेटिकली वो एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है तो उसे हार्मोन बोल सकते हैं अपन, जो भी चीज़ बनाया गया है एडिनो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस ने स्टोर किया, क्या स्टोर किया, जो हाइपोथैलेमस ने सीक्रेट करके दिया। हाइपोथैलेमस ने क्या सीक्रेट किया होगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस तो नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो हाइपोथैलेमस उस चीज को सीक्रेट करेगा, उसे हार्मोन बोल सकते हैं क्या अपन, नहीं, उसे क्या बोल सकते हैं, सिग्नल फैक्टर। फैक्टर नाम दिए थे कल, याद आ रहा है क्या, रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटिंग फैक्टर, ऐसे दो फैक्टर का नाम दिए थे अपन। तो अगर फैक्टर है हाइपोथैलेमस सीक्रेट करने वाला, उस फैक्टर को न्यूरो हाइपोफाइसिस में आ जाने देंगे, आने के बाद न्यूरो हाइपोफाइसिस जब उस चीज को आगे देंगी किसी ऑर्गन को, जब जरूरत पड़ेगी, किसके नाम से, अपने नाम से। ये भी बात बताया था कल, हाइपोथैलेमस बना के दे देता है न्यूरो हाइपोफाइसिस को, क्रेडिट नहीं लेता, बोल देता है न्यूरो हाइपोफाइसिस के आगे अगर कोई मांगता है तो दे देना, और क्रेडिट कौन लेगा, न्यूरो हाइपोफाइसिस, यानी ऐसा बताने की कोशिश करेगा कि वो किसने बनाया है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। जब न्यूरो हाइपोफाइसिस किसी और को देता है वो सिक्रीशन, तब वो सिक्रीशन हार्मोन कहलाता है। हाइपोथैलेमस ने जब दिया तब वो हार्मोन नहीं कहलाता। क्लियर हो गई पिक्चर। अब ये एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस दोनों पार्ट को अगर देखते हैं अपन, तो एडिनो हाइपोफाइसिस तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। एडिनो हाइपोफाइसिस तीन पार्ट में डिवाइड होता है, पार्स डिस्टैंस, पार्स इंटरमीडिया एंड थर्ड वन इज पार्स ट्यूबरलिस। और न्यूरो हाइपोफाइसिस डिवाइड होता है पार्स नर्वोसा, इंफंटिब्युलम एंड मीडियन एविडेंस। दोनों का पहला पार्ट जो है नर्वोसा और डिस्टैलिस, ये एक्चुअल में सिक्रेशन से रिलेटेड है, यानी जितने भी हार्मोन है एडिनो हाइपोफाइसिस के वो कौन सीक्रेट करता है, पार्स डिस्टैलिस, और जितने भी हार्मोन स्टोर करना है वो कौन स्टोर करता है, पार्स नर्वोसा। क्लियर हो रही है पिक्चर। अब ये जो पार्स डिस्टैलिस है ये सीक्रेट कर रहा है, इसमें कुछ अलग अलग तरह के सेल रहने चाहिए, तो इसमें तीन तरह के सेल रहते हैं। ठीक है, तीन तरह के कौन से रहते हैं, एक रहता एसिडोफिल, एक रहता बेसोफिल, और एक रहता क्रोमैटोफोर, एक रहता क्रोमैटोफोर। ये क्रोमैटोफोर थोड़ा सा न्यूट्रल स्ट्रेन वाला होता है, एसिडोफिल और बेसोफिल एसिडिक और बेसिक स्ट्रेन के होते हैं, यानी पोलैरिटी प्रेजेंट है। कल का याद करो, हार्मोन के जब अपन नेचर पढ़ रहे थे तब बताया था हार्मोन अलग अलग ग्रुप के हो सकते हैं, जैसा कुछ अमाइन हो सकता, कुछ प्रोटीन हो सकता, कुछ पेप्टाइड हो सकता। जैसे तुम अमाइन बोल रहे हो, प्रोटीन बोल रहे हो या पेप्टाइड बोल रहे हो, है क्या ये अमाइनो एसिड से बने हुए स्ट्रक्चर है। अब अमाइनो एसिड से बने हुए स्ट्रक्चर है तो अमाइनो एसिड पोलराइज्ड रह सकती है, या तो अमाइनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज रह सकती है, या तो अमाइनो एसिड नेगेटिवली चार्ज रह सकती है। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बताया था ना जब बायोमोलिक्यूल पढ़े थे अपन 11th में, याद आ रहा है क्या, आर एक जगह पे COOH और एक जगह पे NH2, ऐसे दो ग्रुप है उसके पास। ठीक है, अब ये NH2 ने कोई हाइड्रोजन दिया, इसने हाइड्रोजन दिया तो यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, इसने लिया NH3 तो यहाँ पे हुआ माइनस चार्ज, यानी यहाँ पे प्लस है, यहाँ एक जगह पे प्लस है, एक जगह पे माइनस है। अब ये प्लस और माइनस दोनों का पोलैरिटी या दोनों का पोटेंशियल अगर इक्वल होगा तो एक्चुअल में वो मॉलिक्यूल क्या होगा, इलेक्ट्रिक न्यूट्रल। दोनों का अगर सिमिलर होगा पोटेंशियल तो वो होगा इलेक्ट्रिक न्यूट्रल। अगर पोटेंशियल में पॉजिटिविटी ज़्यादा है, नेगेटिविटी कम है, तो मॉलिक्यूल कैसा है, कटा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज दिखाएगा वो। मॉलिक्यूल में अगर नेगेटिविटी ज़्यादा है, पॉजिटिविटी कम है, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, अनआयनिक, क्योंकि नेगेटिविटी ज़्यादा दिखाएगा। इट इज दैट सिंपल। तो अमाइनो एसिड या तो न्यूट्रल हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है, या तो नेगेटिव हो सकता है। अगर पॉजिटिव होगा तो एसिडोफिल बनेगा, नेगेटिव होगा तो बेसोफिल बनेगा, न्यूट्रल होगा तो क्रोमैटोफोर बनेगा। इट्स दैट सिंपल। समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि पोलैरिटी काफ़ी हद तक मेंटेन करनी पड़ेगी ना उसे, तो वो पोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए उसने इस तरह का स्ट्रक्चर बना, तो ये याद रखना है।
ठीक है। अब सिक्रेशन की तरफ आओ। ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये अलग अलग तरह के हार्मोन्स बना रहा है। पहले एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन देखने आपने, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन देखते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन बनाता है? सबसे पहला हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी बनाता है दैट इज ग्रोथ हार्मोन। वेरी गुड। ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, इसको या तो जीएच करके रेफर किया जाता है या तो एसटीएच करके रेफर किया जाता है। उसे या तो जीएच बोलते हैं या तो एसटीएच बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ? इंक्रीज इन बस हाइट बढ़ना है, नहीं ग्रोथ। राजपाल यादव से अमिताभ बच्चन बन गया, अपनी ग्रोथ हो गई। फर्क है इन दोनों में काफी। एक ही डायरेक्शन में ग्रोथ को नहीं देखना, ग्रोथ के मल्टीपल वेक्टर प्रेजेंट है, ठीक है। जनरली मोटा मोटा अगर ग्रॉसली देखना है आपने को, जैसा फॉर एग्जांपल कोई प्लांट ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा, तो अपन पहला डायमेंशन लेते हैं उसकी हाइट बढ़ गई क्या? पहले प्लांट 3 फुट का था, अभी 6 फुट का है, यानी ग्रो हुआ। पर प्लांट की हाइट उतनी है, पहले 4 फुट थी अभी भी 4 फुट है, पर पहले जो स्टेम था उस स्टेम की विड्थ थी उसकी कुछ, अभी वो विड्थ उससे डबल होगी, तो अभी ग्रोथ हुई या नहीं हुई? ना। तो हर एस्पेक्ट में देख सकते हैं अपन, पहले उसके पास 10 लीफ थी, अभी हाइट उतनी है पर अभी उसके पास 50 लीफ है, ग्रोथ हुई या नहीं हुई? पहले वो मैच्योर नहीं था क्योंकि पहले उसे फ्लावर नहीं लगते थे, अभी उतना ही है पर अभी उसे फ्लावर भी लग रहा है, तो ग्रोथ हुई या नहीं हुई? हुई। ऐसे ग्रोथ को हर डायमेंशन में देखना है। तो जिस तरह से एग्जांपल अपन प्लांट में दिया वैसे ह्यूमन में भी रहेंगे एग्जांपल, ठीक है। तो ह्यूमन में भी हर एस्पेक्ट में, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट में ग्रोथ देखने मिलती है, पर मोर प्रिसाइजली मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट है ग्रोथ, पर मोर प्रिसाइजली अपना ज्यादा ध्यान ग्रोथ में हाइट की तरफ रहता है। किसके तरफ रहता है? हाइट की तरफ। अब हाइट बोले तो उसको करस्पॉन्डिंग के लिए वेट के साथ अपन ट्रीट कर सकते हैं। हाइट बोले तुमने, क्योंकि देखो ऑटोमेटिकली अगर किसी की हाइट बढ़ती है तो उसका वेट नॉर्मली बढ़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि हाइट बढ़ रही है और वेट कम होगा, हो सकता है ऐसा नहीं। इट इज समवॉट इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हाइट बढ़ रही है और वेट कम हो रहा है। क्योंकि हाइट बढ़ रही है तो हाइट कैसे बढ़ रही है? हाइट कैसे बढ़ रही है? कैसे बढ़ रही है हाइट? बोन बढ़ रहा होगी इसलिए हाइट बढ़ रही। बोन नहीं बढ़े और हाइट बढ़ गई, ऐसा होगा क्या? बोन बढ़ने चाहिए, बोन बढ़ने चाहिए तो बोन बनने भी चाहिए। नया बोन कैसे बनेगा? कैल्शियम के डिपोजिशन से। तो नया कैल्शियम आ रहा तुम्हारे बॉडी में, नया कैल्शियम आ रहा तो कैल्शियम का कुछ वेट तो होगा। इसका मतलब अल्टीमेटली बोन अगर इलॉन्गेट होता है या बड़ा होता है तो वेट तो बढ़ेगा, यानी हाइट अगर बढ़ती है तो वेट तो बढ़ेगा। ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये ज्यादातर बात करता है हाइट के रिस्पेक्ट में, यानी वो बोलता है कि हाइट इंक्रीज होती है। क्या होती है? हाइट इंक्रीज होती है। अब हाइट इंक्रीज होती है तो हाइट इंक्रीज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बोन। कौन से बोन रिस्पॉन्सिबल है? लॉन्ग बोन। तो लॉन्ग बोन्स के एंड पर, लॉन्ग बोन्स के एंड पर ज्यादा इफेक्टिव होता है ग्रोथ हार्मोन। यानी ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट क्या देखने मिलता है अपने को? लॉन्ग बोन्स के एंड पर। लॉन्ग बोन के एंड को इलोंगेट करने की कोशिश करता है। क्या करने की कोशिश करता है? ये इलोंगेट करने की कोशिश करता है। जब ये इलोंगेट होता है तो ऑटोमेटिकली बोन की साइज इंक्रीज हो जाएगी। बोन की साइज इंक्रीज हो जाएगी तो अल्टीमेटली हाइट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे ह्यूमन के ग्रोथ के फेजेस को देखते हैं अपन, 5 साल का, 7 साल का, 9 साल का, 11 साल का, 13 साल का, 15 साल का, 17 साल का, 19 साल का, ऐसे जब अलग अलग फेजेस देख रहे हैं अपने को ऐसा देखने मिलता है कि ये 11, 10, 11, 12, 13 ये जो 4-5 साल होती है, ये 4-5 साल में रैम्पंटली हाइट बढ़ती है, यानी लगभग डबल हो जाती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? रैम्पंटली यानी एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, लगभग डबल हो रही है। पहले वो 3, 3.5 फीट का था, फिर अचानक 5, 5.5 फीट का हो गया। अचानक यानी 2-2.5 साल में, पर 2-2.5 साल में लगभग डबल हो गई हाइट, यानी बहुत ज्यादा स्पीड में हाइट इंक्रीज। क्यों? क्योंकि वो जो पीरियड है एज का, वो पीरियड में ये ग्रोथ हार्मोन बहुत अच्छे लेवल पर सीक्रेट किया बॉडी के, पीक पर सीक्रेट किया, और ये ग्रोथ हार्मोन बहुत अच्छे से इफेक्टिव रहा उसके लॉन्ग बोन्स के ऊपर, ठीक है। अब लॉन्ग बोन जैसे ही स्टार्ट हो गए ग्रो करना, जैसे हाइट इंक्रीज होगी, उसके साथ साथ बाकी के स्ट्रक्चर भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। बोन अगर बन रहा है तो मसल को भी बनना पड़ेगा, यानी ग्रोथ हार्मोन जिस तरह से बोन के ऊपर इफेक्टिव उस तरह से मसल के ऊपर भी इफेक्टिव रहेगा। मसल्स भी बनाएगा, मसल्स बनाएगा, बोन बन रहा है तो बॉडी की एनर्जी डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो बॉडी को भूख भी लगेगी, तो तुम्हारी बॉडी का एपेटाइट भी बढ़ाने का काम करेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एपेटाइट भी बढ़ाने का काम करेगा। क्रेनियम, क्रेनियम भी बोन से बना हुआ है,
क्रेनियम का भी साइज थोड़ा सा कम ज़्यादा करना पड़ेगा। पूरी बॉडी बड़ी हो रही, दिमाग अपना उतना ही है, क्या बन जाता है बॉडी के हिसाब से वो क्रेनियम थोड़ा सा छोटा बड़ा होना चाहिए ना, खैर छोटा तो नहीं होगा, बड़ा ही होगा, तो उसको भी मेंटेन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रोथ में हमेशा दो वर्ड यूज किए जाते हैं, ग्रोथ कैन बी सिमेट्रिक, ग्रोथ कैन बी असिमेट्रिक। वर्ड को समझ लेना, ग्रोथ तो दो एस्पेक्ट में होती है, एक होता है सिमेट्रिक, एक होता है असिमेट्रिक। तुम्हारी ग्रोथ कैसी है, सिमेट्रिक है या असिमेट्रिक है? क्यों सुनने को अच्छा लगता है, कैसे बोल रहे हो तुम्हारी ग्रोथ सिमेट्रिक है? पहली बात तो नो वन शुड बी जज इन इट्स ओन प्लेस। अपन ने खुद को जज नहीं करना, क्योंकि अपन खुद को हमेशा सही जज करना, किसी और से जज करवाना, किसी और से यानी अपने से बैल नहीं होना, अपने से होशियार। बैल क्या ही नापेगा, बट इन द सिमेट्रिक कंटिन्यू में रहती है। और बोलते जाओ व्हाट यू मीन बाय वर्ड सिमेट्रिक? सिमेट्रिक वर्ड तो सुने हो यार, इसके पहले वही वर्ड के मीनिंग पूछता हूँ तुमको, जो सुने हो तुम पढ़े हो। इक्वल पार्ट में डिवाइड होती, इक्वल पार्ट में डिवाइड होते, बस इतना ही, और कुछ वो तो बेसिक मीनिंग है उसका। प्रपोर्शनेट वर्ड सुनो, प्रपोर्शनेट, प्रपोर्शनेट का मतलब जैसा फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 10 रुपये प्रपोर्शनेटली डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड करूंगी उसको? प्रपोर्शनेट इस तरह से डिवाइड करूंगी कि जितने भी लोगों को देने हैं वो 10 रुपये सबको इक्वल अमाउंट मिल जाएगा, दैट इज प्रपोर्शनेट। अब बॉडी में प्रपोर्शनेट क्या होता है, देखो बॉडी को सर्कुलर डायमेंशन में देखा जाता है। सर्कुलर डायमेंशन में यानी अपना जो अम्बिलिकस है ना, अच्छे से सुनना, अपना जो अम्बिलिकस है, अपना अम्बिलिकस सेंटर है अपने बॉडी का, ऐसा मान के चलते, मान के नहीं चलते, एक्चुअल में है वो। तो जब अपन अम्बिलिकस से लेंथ गिनते हैं, अपने अम्बिलिकस से पैर के ग्रेट टो तक, पैर को टो जो है ग्रेट टो वहां तक, तो अम्बिलिकस से पैर के ग्रेट टो तक, और अम्बिलिकस से कोई भी एक हाथ के टो थंब तक जो लेंथ गिनते हैं अपन, ये दोनों की लेंथ क्या होती है? सेम होती है, सेम होती है नॉर्मली। क्यों सेम होती है? क्योंकि ये रेडियस की तरह बिहेव कर रहे हैं, इसीलिए इनके एक्सिस में जब कोई सर्कल बनाएंगे अपन तब वो कंप्लीट सर्कल बनेगा। या इससे भी ज़्यादा सिंपलर, अगर अपन दोनों हाथों को एक्सटेंड कर रहा है और दोनों हाथों को एक्सटेंड करने के बाद मिडल फिंगर जो है, मिडल फिंगर, ये दोनों मिडल फिंगर के बीच में लेंथ गिन रहा है, यानी यहाँ से ऐसी पूरी लेंथ गिनी मैंने, तो ये जो लेंथ आएगी, ये लेंथ बिल्कुल मेरे हाइट जितनी रहेगी, हाइट से थोड़ी सी कम नहीं रहेगी और हाइट से ज़्यादा भी नहीं रहेगी, इट इज इक्विवेलेंट टू हाइट। अगर किसी में ये लेंथ ज्यादा आती है दोनों मिडल फिंगर के बीच में और हाइट कम आती है, इसका मतलब हाथ बड़े, उसके हाथ बड़े तुम्हारे हाथ कहाँ तक आएंगे? तुम्हारे पैकेट तक। और तुम्हारा पॉकेट जो है वो पॉकेट तक आएंगे ना, फिर पॉकेट के नीचे तक जा रहे हैं, पॉकेट तक जा रहे हैं ना, स्टैंडर्ड है ना ग्रुप, समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर हाथ बहुत ही ज्यादा बड़े हैं, इसका मतलब हाथों की लेंथ हाइट के लेंथ से प्रोपोर्शनेट है क्या? इसलिए उसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट। जब हाथों की लेंथ हाइट के लेंथ से प्रोपोर्शनेट होती है उसको बोला जाता है प्रोपोर्शनेट ग्रोथ। डिस्प्रोपोर्शनेट ग्रोथ बहुत कम लोगों में देखी जाती है, बहुत कम लोगों में, यानी जो इंटेलिजेंट होते हैं काफी उनमें देखी जाती है। ये सब अजीबोगरीब चीजें होशियार नहीं होती। जैसे एक डिसीज होती है जिसको बोला जाता है लिंकन्स डिसीज, अक्सर बताता हूँ मैं डिसीज के बारे में। लिंकन्स डिसीज, लिंकन्स डिसीज यानी अब्राहम लिंकन को थी वो डिसीज। अब्राहम लिंकन को मुझे पता होगा ना, 44th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, तो उनको थी वो डिसीज, बड़ी डिसीज है। बात क्या हो रही है? डिसप्रपोर्शनेट ग्रोथ हो रही है। अब डिसप्रपोर्शनेट ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब बॉडी की हाइट प्रॉपर तरीके से इवॉल्व हो रही क्या? नहीं हो। अब इसके पीछे कुछ रीजन है, कैसे है वो आगे आएगा। नॉर्मल सिक्रीशन होना चाहिए ग्रोथ हार्मोन का, नॉर्मल सिक्रीशन हो रहा है तो नॉर्मल हाइट देखने मिलेगी। अब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन किसके कंट्रोल में? ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन है हाइपोथैलेमस के कंट्रोल। किसके कंट्रोल में? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस रेगुलेट कर रहा किसको? ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन। अब हाइपोथैलेमस ने ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को रेगुलेट किया, तो हाइपोथैलेमस दो तरह के हार्मोन बना सकता है। कौन कौन से दो? एक होता है रिलीजिंग और एक होता है इनहिबिटिंग फैक्टर। रिलीजिंग फैक्टर कौन सा बनेगा हाइपोथैलेमस?
ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। तो हाइपोथैलेमस दो फैक्टर बनाता है, एक बनाता है GHRF और दूसरा बनाता है GHIF। ठीक है, अगर GHRF सीक्रेट हो रहा है यानी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर सीक्रेट हो रहा है, तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर सीक्रेट होने के बाद ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करेगा कौन? एंटीरियर पिट्यूटरी। और एंटीरियर पिट्यूटरी ने ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट किया, हाइट बढ़ना स्टार्ट हो गई। फिर एक समय बाद हाइट को रोकना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली बढ़ते देना है कि हाइट को तारे वाले तोड़ के लाना है कि अपने को रोकना पड़ेगा ना उसको। तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर एक बार सीक्रेट होगा, वो ग्रोथ हार्मोन के सीक्रेशन को क्या करेगा? बंद कर देगा और हाइट बढ़ना क्या हो जाएगा? रुक हो जाएगा। अब कब या कौन से एज में अपने बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर सीक्रेट होगा? GHRF कौन से एज में सीक्रेट होगा? आज का पेपर पढ़ना घर में, वॉलंटरी रखा है मास्क वेयर करना स्टेट गवर्नमेंट कल से, यानी कंपलसरी नहीं है कल से मास्क पहनना। तो अगर यहाँ पे आने के बाद बड़बड़ करने की कोशिश करते हो तो मास्क के पीछे, तो तुमको मास्क पहनने नहीं मिलेगी। तुम्हारा जो इंश्योरेंस था आप तक बातें करने का वो तुमसे छीना जाए वीटो पावर। कब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर सीक्रेट होना स्टार्ट होगा? GHRF कब सीक्रेट होना स्टार्ट होगा? कौन से एज में सीक्रेट होना स्टार्ट होगा? आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी से कोई लेना देना है क्या ग्रोथ हार्मोन? अब तक मैं इस्टेब्लिश किया गया कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ ग्रोथ हार्मोन का रिलेशन इस्टेब्लिश किए क्या? प्यूबर्टी के साथ, टीनेज के साथ, इनफैक्ट ये वर्ड तक नहीं अटर किया मैं, उसीलिए नहीं किया क्योंकि तुम कंफ्यूज नहीं होना। उसका कोई लेना देना नहीं, उसका सिर्फ एस्पेक्ट फिजिकल ग्रोथ से, सेक्सुअल ग्रोथ से कोई एस्पेक्ट नहीं उसका। ग्रोथ कब स्टार्ट होती है? सिंस बर्थ। अरे सिंस बर्थ होने के 2 महीने बाद ही बेबी को देखो फर्क दिखता है अपने को, 4 महीने 6 महीने बाद देखो फर्क दिखता है अपने को, नहीं दिखता क्या? सिंस बर्थ से प्रेजेंट है वो कौन? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर कब कर रहा है, यानी कब आएगा पिक्चर में? इनहिबिट कब होती है ग्रोथ? 21 to 22, क्या ये एज? 21 to 23, 18 to 22 कौन सी एज है ये? मैच्योरिटी की एज है। तो आफ्टर मैच्योरिटी ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर, सिंस बर्थ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। तो ये जो बर्थ से मैच्योरिटी का पीरियड है, ये तो बर्थ से मैच्योरिटी के पीरियड में क्या देखने मिलेगा आपको? ग्रोथ हार्मोन। बर्थ हो रहा है 0th ईयर में, मैच्योरिटी हो रही है 21st ईयर में। तो अपने पास रेंज कितने साल की? 21 साल की। 21 साल का एवरेज निकालोगे तो कितना निकलेगा? 11 साल। इसलिए जब भी बोला था कि 11 साल 12 साल पीक पर रहता है ग्रोथ हार्मोन, समझ में आ रहा है? तो पीक पर क्यों रह रहा है वो 11 साल 12 साल? क्योंकि उसका समय है लगभग 21 साल का। तो 21 साल के मीन वैल्यू निकाला उसने और उसने देखा कि ये मीन टर्म है, तो वो मीन टर्म में ज्यादा हो जाएगा। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन है, ये ग्रोथ हार्मोन किसने सीक्रेट किया? एंटीरियर पिट्यूटरी। नॉर्मल अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करना चाहिए, अच्छे से सुनना इस चीज को अभी। नॉर्मल अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करना चाहिए पिट्यूटरी ने। अगर नॉर्मल अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट किया जाता है, यानी क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल क्वांटिटी में ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट किया जाता है, नॉर्मल हाइट देखने मिलेगी अपने को। कुछ कारण से हो सकता है पिट्यूटरी जो है ये ग्रोथ हार्मोन को, पिट्यूटरी जो है ये ग्रोथ हार्मोन को या तो कम सीक्रेट करे, जिसको बोला जाता है हाइपोसिक्रीशन। क्या बोला जाता है? हाइपोसिक्रीशन। या तो ज्यादा सीक्रेट करे, जिसको बोला जाता है हाइपरसिक्रीशन। और दोनों चीजें होने के चांसेस काफी होते हैं अगर पिट्यूटरी में थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन किस यूनिट में सीक्रेट किया जा रहा है? माइक्रोग्राम, म्यूजी। आई बात समझ में? म्यूजी इस यूनिट में सीक्रेट किया जा रहा है, तो बहुत कम अमाउंट में सीक्रेट किया जा रहा है और उसका इफेक्ट बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा है। अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाता है, वो थोड़ा सा भी कुछ पॉइंट भी ज्यादा हो जाता है, तो बॉडी के लिए बहुत लंबा फर्क पड़ता है। तो वो या तो ज्यादा सीक्रेट कर सकता है या तो कम सीक्रेट कर। अगर कम कर रहा है तो उसको बोला जाता है हाइपोसिक्रेशन, ज्यादा कर रहा है तो उसे बोला जाता है हाइपरसिक्रेशन। कब तक काम है ग्रोथ हार्मोन का? कब तक काम है ग्रोथ हार्मोन का? ग्रोथ हार्मोन का काम है मैच्योरिटी तक। मैच्योरिटी के बाद काम है क्या ग्रोथ हार्मोन का? नहीं है, मैच्योरिटी तक है।
तो अगर कम सीक्रेट करना है ग्रोथ हार्मोन को, कब तक करना पड़ेगा? मैच्योरिटी तक। मैच्योरिटी के बाद प्रैक्टिकली पॉसिबल है ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम करना। क्या कहते हो? लास्ट बेंच, लास्ट यानी सेकंड लास्ट बेंच, क्या लगता है तेरे को ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन मैच्योरिटी के बाद कम करना पॉसिबल है क्या? तेरे पता वाला आओ, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन मैच्योरिटी के बाद कम करना पॉसिबल है क्या? मैच्योरिटी के बाद हाइपो सिक्रीशन होना पॉसिबल है क्या? अरे आंसर आसान है, यस या नो ही देना देता, एक्सप्लेनेशन नहीं देता। एक बार ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट हो गया, मैच्योरिटी हो गई, अब मैच्योरिटी के बाद हाइपो सिक्रीशन हो सकता क्या? यानी हाइपो सिक्रीशन देखने के लिए सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है? मैच्योरिटी नहीं होनी चाहिए। यानी मैच्योरिटी के पहले हाइपो सिक्रीशन होता है। मैच्योरिटी के पहले क्या कहलाता है? चाइल्ड। वेरी गुड। तो हाइपो सिक्रीशन किसमें देखने मिलता है आपने को? चाइल्ड में। ये मान के रखना, इसमें मिलता है चाइल्ड। वही हाइपर सिक्रीशन की बात करें तो हाइपर सिक्रीशन मैच्योरिटी के पहले भी हो सकता है, मैच्योरिटी के बाद भी हो सकता। तो आपने को हाइपर सिक्रीशन चाइल्ड में भी देखने मिलता, अडल्ट में भी देखने मिलता। बैठ जाए, पर हाइपो सिक्रीशन सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड में देखने मिलता, अडल्ट में हाइपो सिक्रीशन नहीं होता है। अब अगर किसी के बॉडी में हाइपो सिक्रीशन हुआ, यानी फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन उतना नहीं हुआ, तो उसकी हाइट क्या रहेगी? ऑटोमेटिक। अगर ग्रोथ हार्मोन कम है तो हाइट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हाइट अगर कम हो रही है तो क्या बोलते हैं अपन उसको? नाटक। जनरली हिंदी में वर्ड क्या यूज करते हैं? बौना है वो, यानी ड्वार्फ है वो, ड्वार्फ। क्या बोला जाता है उसे? ड्वार्फ। तो ड्वार्फ है वो। ड्वार्फ होने के लिए प्राइमरी रीजन है हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अब ये जो ड्वार्फ है, ये ड्वार्फ, इसको ड्वार्फिज्म भी बोला जाता है। तो ड्वार्फ या ड्वार्फिज्म दो तरह का होता है। कौन से दो टाइप्स है? एक है, वेरी गुड, एक है फ्रोलिक ड्वार्फ और दूसरा है लोरेन ड्वार्फ। ये दो टाइप्स है ड्वार्फनेस के, और दोनों में काफी फर्क है। फ्रोलिक ड्वार्फ जो होता है ये मेंटली एबनॉर्मल होता है, मेंटली और लोरेन ड्वार्फ जो है ये मेंटली नॉर्मल है। देखो अभी वो जो ड्वार्फिज्म है, ड्वार्फिज्म को कैसे पहचानोगे? ड्वार्फिज्म को पहचानना बड़ा सिंपल है। कोई अगर ड्वार्फ है, सबसे पहले अपने को कैसे समझ में आता है? उसकी हाइट कम है, एज कितनी है? 20 साल, हाइट कितनी है? 3 फुट, क्या बोलेंगे उसको? ड्वार्फ। एज कितनी है? 7 साल, हाइट कितनी है? 3 फुट, क्या बोलेंगे उसको? ड्वार्फ। तो ड्वार्फनेस को देखने के लिए सिर्फ हाइट की तरफ नहीं देखना, हाइट को प्रोपोर्शनेटली काउंट करना है। किसके साथ? एज के साथ। यानी कोई क्लासरूम में एक ही क्लासरूम है तो सब एक ही उम्र के बच्चे होंगे। 4th क्लास में गए तो सबकी एज 10-12 साल ही होंगे ना। कोई 5 साल का, कोई 15 साल का, ऐसा तो नहीं होगा। सब 10 या 11 साल के जो भी है एक लेवल में रहेंगे। वहां पे अगर सबकी हाइट एवरेजली 4 फुट है और कोई है एक आधा जिसकी हाइट 2.5 फुट है, तो समझ में आता, वो अलग से दिखता है क्लास में। और किसी की हाइट अगर 6 फुट है वो भी अलग से दिखता है। अभी फिलहाल अपन बात कर रहे हैं 2.5-3 फुट वाले की, यानी ड्वार्फिज्म। अब ड्वार्फिज्म जो है, ये ड्वार्फिज्म फिर दो तरह का रहता है। एक रहता फ्रोलिक ड्वार्फ और एक रहता लोरेन ड्वार्फ। फ्रोलिक ड्वार्फ जो वो मेंटली एबनॉर्मल है। मेंटली एबनॉर्मल है इसका मतलब मेंटली पुअर है, वो पुअर है मेंटली। फॉर एग्जांपल उसके एज के बच्चे जितनी पढ़ाई कर पा रहे या जितना नॉलेज रख पा रहे वो उतना नहीं रख पा रहा या उतना नहीं पढ़ पा रहा। जैसा फॉर एग्जांपल 10 साल का बच्चा है, अगर नॉर्मल बच्चा है तो उसको 6-7 का टेबल आना चाहिए, ये नॉर्मल बिहेवियर। पर 10 साल का है और वो फ्रोलिक ड्वार्फ है तो उसको शायद 2 का भी टेबल नहीं है, या 1 to 100 तक भी काउंट करना बराबर नहीं है। दैट इज मेंटल एबनॉर्मल। क्लियर? और लोरेन ड्वार्फ जो है वो मेंटली पूरा नॉर्मल है। मेंटली नॉर्मल इसका मतलब बस हाइट में छोटा है, वो दिमाग से तेज है, वो दिमाग से तेज है यानी नॉर्मल है आपने जैसा है। उसको मेंटली कोई रिटार्डेशन नहीं है, मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बता रहा हूँ यहाँ पे
मेंटल एबिलिटी की बात की अपन ने, सेक्सुअलिटी की बात की क्या? नहीं। मेंटल एबिलिटी कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालती है, और कौन इंपैक्ट डाल रहा है मेंटल एबिलिटी के ऊपर? ग्रोथ हार्मोन। अब आओ हाइपर सिक्रीशन की तरफ। हाइपर सिक्रीशन की अगर बात करते हैं तो हाइपर सिक्रीशन में चाइल्ड में भी हाइपर सिक्रीशन हो सकता है, अडल्ट में भी हाइपर सिक्रीशन हो सकता है। अब इमेजिन करो कोई चाइल्ड है, चाइल्ड है इसका मतलब मैच्योर्ड हुआ क्या? वो नहीं, मैच्योर्ड नहीं हुआ, वो मैच्योर्ड नहीं हुआ वो, और उसके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रेट हुआ, तो क्या होगा उसके कारण? पहले तो उसकी हाइट बढ़ेगी, पर हाइट कैसे बढ़ेगी? पूरे बॉडी की हाइट बढ़ेगी उसकी। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसे? दूसरा स्टेटमेंट लो, अगर कोई अडल्ट है, अडल्ट है इसका मतलब उसकी बॉडी की मैच्योरिटी हो गई है, मैच्योरिटी हो गई है, और उसके बाद ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट किया उसके बॉडी ने, तो अभी वो ग्रोथ हार्मोन क्या काम करेगा? बॉडी तो मैच्योर्ड हो गई है, यानी बॉडी हाइट इंक्रीज करा सकता है क्या? नहीं। तो अभी वो ग्रोथ हार्मोन जो सीक्रेट किया बॉडी ने, वो क्या करेगा? तो अभी वो ग्रोथ हार्मोन उसके बॉडी के एक्सट्रीमिटी पर ग्रो होगा। कहा जाएगा? एक्सट्रीमिटी पर। तो अभी वो जो ग्रोथ हार्मोन है अडल्ट के बाद, यानी अडल्टहुड मिलने के बाद अगर ग्रोथ हार्मोन बॉडी बनाता है, तो वो ग्रोथ हार्मोन बॉडी के एंड्स पर जाता है। जैसा फॉर एग्जांपल उसके हाथ को बढ़ाने की कोशिश करेगा, हाथ को ग्रो कराने की कोशिश करेगा, उसके पैरों को ग्रो कराने की कोशिश करेगा, उसके फेस को ग्रो कराने की कोशिश करेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो पूरी हाइट इंक्रीज हो रही है क्या उसकी? नहीं, हाइट इंक्रीज नहीं हो रही। जो बॉडी के एंड पार्ट है, एंड पार्ट समझ में आते हैं ना, टर्मिनल पार्ट, वो टर्मिनल पार्ट ही ग्रो हो रहा है। तो ऐसे दो तरह के ग्रोथ मिल रहा है, और ये ग्रोथ को देखने के लिए ही अपन ने प्रपोर्शनेट डिसप्रपोर्शनेट बोली। चाइल्ड में प्रपोर्शनेट ग्रोथ होती है, कौन सी ग्रोथ होती है? प्रपोर्शनेट। और अडल्ट में होती है डिसप्रपोर्शनेट। क्लियर हुई पिक्चर? चाइल्ड में जो देखने मिलेगा अपने को डिसीज, दैट इज गाइगेंटिज्म। क्या देखने मिलेगा? गाइगेंटिज्म। और डिसप्रपोर्शनेट ग्रोथ या अडल्ट में जो देखने मिलेगा दैट इज एक्रोमीगैली। दैट इज एक्रोमीगैली। दोनों में क्या फर्क है? गाइगेंटिज्म वाले को देखोगे सब चीजें नॉर्मल दिखेगी, देखते बराबर लगेगा कि बस हाइट ज्यादा है इसकी, बाकी सब बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर तुम एक्रोमीगैली को देखते हो तो थोड़ा सा अजीब दिखता है, थोड़ा सा अजीब दिखता है। क्यों? क्योंकि बॉडी वैसे तो बड़ी है, पर बॉडी का जो एंड पार्ट है उसको और खींचा गया है, तो कैसे दिखेगा वो? थोड़ा सा अलग दिखेगा। जैसा हेड उसका अपना ओवल या सर्कुलर फेस है, उसका सर्कुलर नहीं रहेगा, इलोंगेटेड रहेगा, इलिप्सॉइडल रहेगा ना, इलोंगेटेड, समझ में आ रहा है? ऐसा इलोंगेटेड रहेगा या इलिप्सॉइडल रहेगा। अपने हाथ किस तरह से दिखते हैं, उसके हाथ वैसे नहीं रहेंगे, उसके हाथ बहुत ज्यादा ऐसे लंबे रहेंगे। अपना पैर जैसा रहता है उसका थोड़ा इलोंगेटेड रहेगा, ऐसे डिसप्रपोर्शनेट होगा। किसमें? एक्रोमीगैली। क्यों? क्योंकि एक्रोमीगैली में ग्रोथ हार्मोन कब सीक्रेट हो रहा? आफ्टर मैच्योरिटी, यानी अडल्टहुड में। और वही गाइगेंटिज्म में कब सीक्रेट हो रहा? चाइल्ड में। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन लिविंग लेजेंड को, वैसे ये एग्जांपल नहीं लेने चाहिए, अपन उस लेवल तक है नहीं, पर फिर भी अमिताभ बच्चन सर को अगर देखते हैं आप, काफी ज्यादा हाइट है, और वो हाइट के हिसाब से उनके अगर ओवरऑल बॉडी पर्सनैलिटी देखते हो तो बराबर उनके कहीं पे कोई डेफिसिट देखने नहीं मिलती। दैट इज क्लासिकल एग्जांपल ऑफ गाइगेंटिज्म। वही अगर वो खली साहब को देखते हो, तुम देखे हो ना उसको, उनको अगर देखते हो तो उनकी भी हाइट काफी ज्यादा है, पर उनको देखते बराबर ही समझ में आता, कुछ तो भी अजीब हो गई। अगर बहुत अच्छे से देखते हो तुम तो उनका चेहरा देखो कितना इलॉन्गेटेड है, चेहरा देखना उनका बहुत इलॉन्गेटेड है, थोड़ा सा अलग है। इनफैक्ट उनका जॉ का शेप भी थोड़ा सा अलग है। दैट इज क्लासिकल फीचर ऑफ एक्रोमीगैली। उनका पैर देखना, उनको चप्पल कौन से साइज की लगती है? अरे बहुत बड़ी फुटवेयर पहनते हैं वो, बहुत बड़ा फुटवेयर लगता है। जो बुलेट होती है, बुलेट गाड़ी, अपने जैसा अगर कोई चलाता है तो 10 भी बढ़ जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता वो गाड़ी, उनके जैसा एक बढ़ जाए तो गाड़ी नहीं दिखती। फर्क है इतना। और ये जो फर्क है ये क्यों है? डिसप्रपोर्शनेट ग्रोथ के कारण। इसके कारण फर्क है ये डिसप्रपोर्शनेट ग्रोथ के कारण। ठीक है? अब उनकी अक्सर बताया जाता है कि उनके जो फुटवेयर है वो मार्केट में मिलने वाला साइज नहीं है, वो कुछ चीज रेफर कर रही है कि वहाँ पे ग्रोथ कैसी हो रही है, डिसप्रपोर्शनेट ग्रोथ है। क्यों? क्योंकि ये जो इलॉन्गेटेड बोन्स है, इनके जो टर्मिनल एंड है, जैसा बॉडी के जो एंड पार्ट है या टर्मिनल पार्ट्स है, ये डिसप्रपोर्शनेटली ग्रो हो रहे हैं। जैसा जितनी होनी चाहिए थी उनके फुट की लेंथ उससे कुछ ज्यादा हो गई। वो क्यों ज्यादा होगी? फॉर एग्जाम्पल पूरे फीमर और टिबिया की लेंथ उतनी नहीं है जितनी फुट की है, यानी फीमर और टिबिया के कंपैरिजन में फुट रहता है। ऐसा नहीं वो कार्टून जैसा फीमर और टिबिया बहुत ही छोटा है और फुट बहुत ही बड़ा है, या फीमर और टिबिया बहुत ही बड़ा है और फुट बहुत ही छोटा है, ऐसा नहीं। दोनों की लेंथ जो है प्रोपोर्शनेट रहती है। अपनी बॉडी में पूरे ग्रोथ प्रोपोर्शनेट ही होते हैं। आई बात समझ में? सब प्रोपोर्शनेट ही होता, अंदाज अंदाज से नहीं होता, सब बराबर मेजरमेंट से होता। बस अपने को मेजरमेंट नहीं करना पड़ता, बॉडी खुद कर देती। पर इन जो बॉडी में डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ हो रही, अडल्ट के बाद कोई हार्मोन सीक्रेट होगा तो वहाँ पे ग्रोथ तो थोड़ी सी डिसप्रोपोर्शनेट हो गई, यानी
जितनी फीमर और टिबिया के हिसाब से फुट की लेंथ होनी चाहिए थी, उससे फुट की लेंथ क्या हो गई, ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होगी। तो वो डिसीजेस है, 3 डिसीजेस देखे तुमने ग्रोथ हार्मोन में, एक ड्वार्फिज्म, एक गाइगेंटिज्म और एक एक्रोमेगाली। किसी के ऊपर भी शॉर्ट नोट आता है, ठीक है, या तो ड्वार्फिज्म, या तो गाइगेंटिज्म, या तो एक्रोमेगाली। ये पहला हार्मोन हुआ पिट्यूटरी। दूसरा हार्मोन कौन सा है, कौन सा है पिट्यूटरी का दूसरा हार्मोन, DSH, प्रोलैक्टिन तो समान है। DSH, DSH is also known as थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोला जाता है इसे, इसे बोला जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब नाम ही है इसका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये हार्मोन किसको स्टिमुलेट करेंगे, स्टिमुलेट टू थायराइड ग्लैंड। किसको स्टिमुलेट किया इसने, थायराइड ग्लैंड। तो काहे के लिए स्टिमुलेट किया थायराइड ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट किया सो एज टू सीक्रेट, थायराइड ग्लैंड को क्या सीक्रेट करना पड़ेगा, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन को ही क्या बोला जाता है, T4। वेरी गुड। तो थायरॉक्सिन सीक्रेट करने के लिए बोलता है वो, T4 सीक्रेट करने के लिए बोलता है। क्लियर हो रही है पिक्चर। अब ये जो T4 है या थायरॉक्सिन है, इसका बॉडी में कुछ रोल होगा। बॉडी ने क्यों बनाया थायरॉक्सिन, कुछ काम है ना उसका बॉडी में। अब थायराइड थायरॉक्सिन कब बनाएगा, थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन तभी बनाएगा जब एंटीरियर पिट्यूटरी TSH भेजेगा उसके पास। अगर एंटीरियर पिट्यूटरी ने TSH नहीं भेजा तो थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन बनाएगा क्या, नहीं बनेगा। यानी थायरॉक्सिन का नॉर्मल प्रोडक्शन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, TSH के। नॉर्मल थायराइड, नॉर्मल थायरॉक्सिन, इसका मतलब नॉर्मल TSH। अगर थायरॉक्सिन कम होता है तो TSH क्या होगा, कम। और अगर थायरॉक्सिन बढ़ता है तो TSH क्या होगा, समझ में आ रहा है। यानी अगर TSH ज्यादा रहेगा तो थायरॉक्सिन भी ज्यादा मिलेगा, TSH कम होगा तो थायरॉक्सिन भी कम। अब ये जो थायरॉक्सिन है, ये थायरॉक्सिन से के हिसाब से ही तो अपन नॉर्मल सिक्रीशन, मैक्सिमम सिक्रीशन और मिनिमम सिक्रीशन होता है। कम होगा सिक्रीशन तो उसको बोलते हैं हाइपोथायरॉइड, और ज्यादा होगा तो उसे बोलते हैं हाइपरथायरॉइड। और ये नॉर्मली मिलने वाले टर्म है। 10 में से 5 फीमेल्स इंडिया में चिल्लाते रहती मेरे को थायराइड है, थायराइड है, थायराइड है। कौन सा थायराइड है, थायराइड सबको है। किसको नहीं है थायराइड ग्लैंड, सबको है थायराइड ग्लैंड। थायरॉक्सिन किसके बॉडी में नहीं है, सबके बॉडी में। पर कौन सा थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है, क्योंकि दोनों चीजें पूरी अलग है और कॉन्ट्रावर्शियल है, एक दूसरे का एंटागोनिस्टिक है, ठीक है। जैसा फॉर एग्जांपल हाइपोथायराइड, तो हाइपोथायराइड में थायरॉक्सिन कम हुआ, पर थायरॉक्सिन कम करने के पीछे हाथ किसका है, TSH का। TSH कम होगा ना, इसलिए थायरॉक्सिन कम होगा। और आखिर में ये जो TSH है, ये TSH को कौन कंट्रोल कर रहा है, TSH को TSHRF और TSHIF, ये दो चीजें कंट्रोल कर रही है। यानी अल्टीमेट कंट्रोल किसके हाथ में, RF। रेगुलेटिंग फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है या रिलीजिंग फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो TSHRF जो है, जो हाइपोथैलेमस के पास है, अल्टीमेट की वो है। अगर रिलीजिंग फैक्टर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का बराबर रहेगा तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बराबर सीक्रेट होगा, और TSH बराबर सीक्रेट होगा तो T3 T4 भी बराबर सीक्रेट होगा। अगर T3 T4 में कोई प्रॉब्लम होता है तो दो तरह की डिसीज हो सकती है, हाइपोथायराइड की और हाइपरथायराइड। उसमें कौन कौन सी डिसीजेस आती है, जब थायराइड ग्लैंड देखेंगे तब देखना है अपने को डिटेल में। पिट्यूटरी में बस इतना ही याद रखना है कि TSH नाम का एक हार्मोन पिट्यूटरी सीक्रेट करता है। उस TSH का काम है जाके मैसेज देना, किसको, थायराइड ग्लैंड को। और क्या मैसेज देना है कि थायरॉक्सिन सीक्रेट करना है तुम्हें या थायराइड हार्मोन बनाना है तुम्हें, बस। अब कितना बनाना है, क्या बनाना है, ये किसके ऊपर है, TSH के ऊपर। जितना ज्यादा TSH जाएगा थायराइड के पास, थायराइड उतना ज्यादा थायरॉक्सिन बनाएगा। जितना कम TSH जाएगा थायराइड के पास, थायराइड उतना कम थायरॉक्सिन बनाएगा, वो डिपेंडेबल। तीसरा हार्मोन कौन सा है, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन इज आल्सो नोन एज PL, ठीक है। प्रोलैक्टिन को कौन सा नाम दिया जाता है, प्रोलैक्टिन इज आल्सो नोन एज, क्या नाम हो सकता है प्रोलैक्टिन का दूसरा, नहीं, LH कैसे होगा, LH तो अलग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग या ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन अलग हार्मोन। PL की बात कर रहे हैं अपन, प्रोलैक्टिन, लैक्टिन, लैक्टोज, लैक्ट्यूलोज, मैमोट्रॉपिक हार्मोन। वेरी गुड, इट इज आल्सो नोन एज मैमोट्रॉपिक हार्मोन। अब मैमोट्रॉपिक हार्मोन क्यों बोल रहे हैं, PL एक्ट्स ऑन, PL किसके ऊपर एक्ट कर रहा है, PL एक्ट्स ऑन मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड।
मेमोरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट कर रहा है। तो पीएल क्या कर रहा है? मेमोरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट कर रहा है। मेमोरी ग्लैंड कौन से जेंडर में प्रेजेंट है? मेल और फीमेल? अबे बोथ, दोनों में मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है। थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर लगा करो। उड़ जाओगे वो वायवा में से, कहाँ गिरोगे तुम्हारा तुमको नहीं पता, उड़ जाओगे, मजाक बन जाएगा तुम्हारा वो पूरे लेबोरेटरी में। समझ में आ रहा है? मेमोरी ग्लैंड दोनों जेंडर में प्रेजेंट है, मेल में भी प्रेजेंट है, फीमेल में भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें फंक्शनल है? मेल में क्या कर, अरे फंक्शनल फीमेल में है ना, मेल में क्या है? क्या बोलते हो उसे? फंक्शनल का अपोजिट नॉन फंक्शनल नहीं होगा। रूडिमेंट्री क्या है मेल में? रूडिमेंट्री, याद रखना है। मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट इन बोथ, मेल में भी और फीमेल में भी। पर फीमेल में कैसा है? फंक्शनल, और मेल में कैसे? रूडिमेंट्री। आवाज नहीं, फीमेल में है फंक्शनल और मेल में है रूडिमेंट्री। ठीक है, तो मेल में ब्रेस्ट, मेमोरी ग्लैंड बोलो या ब्रेस्ट बोलो, आर रूडिमेंट्री। यानी क्या फर्क है मेल और फीमेल में? ब्रेस्ट में, फीमेल में ब्रेस्ट फंक्शनल है, इसका मतलब ये ब्रेस्ट फीमेल में कुछ ना कुछ सिक्रीशन सिक्रेट करेगा। मेल में कोई सिक्रीशन देखने नहीं मिलेगा आपको। वो सिक्रीशन सिक्रेट कर रहा है फीमेल का ब्रेस्ट, इसीलिए तो उसे फंक्शनल बोले अपन। और ब्रेस्ट का सिक्रीशन क्या? मिल्क। तो मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है ब्रेस्ट। अब जब मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है तो मिल्क सिक्रेटिंग एपरेटस भी प्रेजेंट रहना चाहिए। व्हाट इज मिल्क सिक्रेटिंग एपरेटस? मिल्क सिक्रेटिंग एपरेटस इज लोब्यूल्स प्लस लैक्ट्यूल्स प्लस डक्ट्स, और ये तीनों चीजें प्रेजेंट रहेगी। किसमें प्रेजेंट रहेगी? फीमेल ब्रेस्ट। मेल ब्रेस्ट में ये तीनों चीजें प्रेजेंट तो है, पर डेवलप्ड भी नहीं है और मैच्योर्ड भी नहीं। यानी ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट जब ब्रेस्ट डेवलप हुई तो उसमें लोब्यूल, लैक्ट्यूल और डक्ट दोनों के ब्रेस्ट में प्रेजेंट है, मेल के भी और फीमेल के भी, ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। पर जब प्यूबर्टी का पीक आता है, यानी अभी अपन सेक्सुअल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी तक अपन नॉर्मल ग्रोथ की बात कर रहे हैं। जब प्यूबर्टी का पीक आता है, यानी जब वो प्यूबर्टी में एंटर होता है या टीनेज में एंटर होता है, तब जब प्रोलैक्टिन सीक्रेट होगा, तब ये तीनों चीजें लोब्यूल्स, लैक्ट्यूल्स और डक्ट फीमेल्स में डेवलप होना स्टार्ट होगी। मेल्स में डेवलप नहीं होंगे, प्रेजेंट है पर डेवलप नहीं हो रहे। जब ये मेल में डेवलप ही नहीं हो रहे तो मेल में ये लोब्यूल्स फंक्शनल हो सकते क्या? फीमेल में डेवलप हुए इसीलिए फीमेल में फंक्शनल हुए। चीज क्लियर हुई? मेल में डेवलप नहीं हुए इसलिए मेल में फंक्शनल नहीं है, वो मेल में रूडिमेंट्री है। फीमेल में डेवलप हुए इसीलिए वो बाद में जाके फंक्शनल भी। और इनको डेवलप कराने के पीछे किसका हाथ है? प्रोलैक्टिन। यानी प्रोलैक्टिन स्ट्रिक्टली अगर देखा जाए तो किसके बॉडी में सीक्रेट होगा? फीमेल में। वैसे देखा जाए तो किसके बॉडी में सीक्रेट होगा? फीमेल में। अब प्रोलैक्टिन जो है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए। मेमोरी ग्लैंड का सिक्रीशन पीएल कराएगा क्या? यानी मिल्क सीक्रेट करना चाहिए मेमोरी ग्लैंड ने, ये पीएल का काम है क्या? नहीं, मेमोरी ग्लैंड पूरी फंक्शनल होनी चाहिए, ये पीएल का काम है। फर्क याद रखना लोगों का। क्यों? क्योंकि जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आफ्टर पार्चुरेशन जब लैक्टेशन की बात करते हैं तो लैक्टेशन में बेबी जो है वो टोटली डिपेंडेंट है मदर के ऊपर अपने डाइट के लिए, फूड के लिए, मिल्क के लिए, ऑन द कॉमन पार्ट। तो वो जो मिल्क है मदर की बॉडी वो कब सीक्रेट कर रही? आफ्टर गेस्टेशन, आफ्टर बर्थ। प्रेगनेंसी में मिल्क सीक्रेट नहीं करती बॉडी। और प्रेगनेंसी को छोड़कर जो पीएमसी का पीरियड होता है जहाँ पे प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं है, वहां पे भी मेमोरी ग्लैंड मिल्क सीक्रेट नहीं करता है। यानी मेमोरी ग्लैंड को स्ट्रिक्ट फॉरवर्डली बताया गया है, उसको डेवलप होकर रखा गया है ताकि जब उसकी जरूरत पड़ती है तब वो सिक्रीशन सीक्रेट कर पाए। पर पीएल कंटिन्यूअसली मिल्क का सिक्रीशन नहीं करवाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गलत उठाते हैं अपन ऑप्शन। जैसे पीएल को देखे अपन दिमाग लगाते हैं, प्रोलैक्टिन, लैक्टिन लिखा है ना, यानी लैक्टोज, लैक्टोज यानी मिल्क शुगर, तो ये मिल्क से रिलेटेड है। मिल्क से रिलेटेड है पर वो फंक्शनली रिलेटेड है, सिक्रेटरी रिलेटेड नहीं है, सिक्रेशन कराना काम नहीं है उसका। अब पीएल नॉर्मली फीमेल में सिक्रेट होना चाहिए और फीमेल में सिक्रेट होता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट। अगर कोई कारणवश ऊपर वाले की इच्छा हुई और किसी एक आधे मेल में पीएल सिक्रेट हुआ तो क्या?
नहीं हो सकता क्या ऐसे? और नहीं हो सकता क्या? होने को तो कुछ भी हो सकता है। क्या नहीं हो सकता होने में? कुछ भी हो सकता। तो अगर कोई एक आधे मेल में पीएल सीक्रेट होगा तो क्या होगा? अरे क्या होगा? मेल में पीएल सीक्रेट हुआ तो कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा स्पेक्ट्रम बढ़ाओ, अपना सोचने की क्षमता बढ़ाओ, सोचना चालू करो। ऐसे गधे जैसे बैठे मत रहा करो, देख रहे सिर्फ सुन रहे क्या चल रहा है। सोचा करो उसके बारे में, क्यों है ऐसा, क्या रीजन है उसके पीछे, तब पढ़ना होगा। अगर कोई मेल के बारे में पीएल सीक्रेट हुआ तो क्या होगा? मेल में पीएल नहीं सीक्रेट होता है तो क्या होता है वो देखो भाई। अभी मेल के बॉडी में नॉर्मली पीएल सीक्रेट नहीं हुआ तो क्या मिला उसके बॉडी में अपने को? रूडिमेंट्री ब्रेस्ट। क्या मिला अपने को? क्लियर होगी पिक्चर? तो रूडिमेंट्री ब्रेस्ट उसके बॉडी में। अब अगर पीएल सीक्रेट हुआ तो पीएल सीक्रेट होने के बाद क्या होगा? तो उसका मेल का जो ब्रेस्ट है वो मिल्क का सिक्रेशन सीक्रेट करना स्टार्ट करेगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मिल्क का सिक्रेशन सीक्रेट करना तो डायरेक्ट पाथवे थोड़ी है कि हार्मोन के कंट्रोल में थोड़ी है। उसके लिए सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी फीमेल के लगने चाहिए ना। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोलैक्टिन है, ये प्रोलैक्टिन के ऊपर सुपर इंपोजिंग हार्मोन की तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वही तो बता रहे उसको, और वही तो रन करा रहे पूरे सिस्टम को। तो मेल में बस ब्रेस्ट डेवलप होंगे यानी बन जाएंगे ब्रेस्ट, और वो फंक्शनल रहेंगे क्या? नहीं। फिर बोल रहा हूँ फंक्शनल भी रहेंगे, यानी प्रोलैक्टिन मेल में सीक्रेट भी होता है फिर भी ब्रेस्ट फंक्शनल नहीं होते हैं मेल के। इस चीज को याद रखना। और ऐसी कोई कंडीशन जहाँ पे मेल में ब्रेस्ट देखने मिलते हैं अपने को, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं जिसमें मेल में ब्रेस्ट मिलते हैं? ये पढ़े हो 10th में वर्ड। अगर मेल में ब्रेस्ट प्रेजेंट है इन द फैक्ट डेवलप्ड है, प्रेजेंट तो सभी में है, मेल में भी प्रेजेंट है, फीमेल में भी प्रेजेंट है ब्रेस्ट, पर मेल में अगर डेवलप्ड ब्रेस्ट प्रेजेंट है तो देन दैट कंडीशन इज टर्म्ड एज कंडीशन। ट्रांसजेंडर ये कैसे वर्ड यूज करते तो वैसा कुछ नहीं होता। वो कहाँ पढ़ते क्या सुनते, व्हाट इज ट्रांसजेंडर? तो सुप्रीम कोर्ट ने बस ऐसा कर दिया कि ये मेल नहीं फीमेल नहीं तो उसको भी दूसरा ऑप्शन दो, इसको खाली डब्बा को रख रहे हैं दो नाम से तो दे दो उसको ट्रांसजेंडर। वैसा नहीं है ना वो। बायोलॉजिकली तुम उसको क्लियर कर सकते क्या? बायोलॉजिकली उसका सेक्स डिटरमाइन कर सकते क्या? इट इज नॉट पॉसिबल। अपन बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, अपन ऐसी कॉमन सेंस की बातें नहीं कर सकते ना। तो जनरल अवेयरनेस की बात हुई कि भाई मेल नहीं फीमेल नहीं तो ठीक है ट्रांसजेंडर। तो बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें काफी सारे डिसीज आते हैं, उसमें एक तो डिसीज नहीं आते। जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब आएंगे उसके ऊपर। फिलहाल अपना वो नहीं, अपना क्वेश्चन ये है कि अगर मेल में ब्रेस्ट डेवलप होते हैं तो उस ब्रेस्ट को क्या नाम दिया जाता है? किसमें होने चाहिए? फीमेल के लिए वर्ड गाइनी यूज किया जाता है। कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? गाइनी। और ब्रेस्ट के लिए मैस्टिया वर्ड यूज किया जाता है। क्या वर्ड यूज किया जाता है? मैस्टिया या मैस्टियम। इसीलिए दोनों वर्ड को मिक्स करके एक नया वर्ड बनता है, दैट इज नोन एज गायनेकोमैस्टिया। और वो गायनेकोमैस्टिया बोला जाता है उसे अगर मेल में ब्रेस्ट प्रेजेंट होते हैं। डेवलप्ड ब्रेस्ट प्रेजेंट है मेल में, दैट इट इज टर्म्ड एज गायनेकोमैस्टिया। और गायनेकोमैस्टिया में भी ब्रेस्ट फंक्शनल है क्या? नहीं, फंक्शनल नहीं है। और गायनेकोमैस्टिया कौन से डिसीजेस में देखा जाता है? अपोलो ट्रांसजेंडर के जितने भी डिसीजेस होते हैं, क्योंकि एक तरह की डिसीज है वो जेनेटिक डिसऑर्डर, उसमें अपने को बहुत अच्छे से गायनेकोमैस्टिया देखने मिलता है। जैसा फॉर एग्जांपल क्लिनफिल्टर सिंड्रोम सुने हो कभी? नॉर्मल मेल क्या रहता है? XY, नॉर्मल फीमेल क्या रहती है? XX। नॉर्मल है ना। अभी ऐसा कुछ हुआ कि उसका जेंडर XXY, क्या है उसका सेक्स क्रोमोसोम? XXY, यानी डबल X प्रेजेंट है, फीमेल का प्रेजेंट है डबल X, और मेल का XY भी प्रेजेंट है, वो अर्धनारीनटेश्वर। अरे शंकर पार्वती दोनों है वो, यानी सिंपल लैंग्वेज में बताने के लिए है वो। यानी अरे अपने कस्टमर ट्रेडिशन भी ये चीजें कितने अच्छे तरीके से बताते हैं, अपना इम्पिक बताता है ये सब चीजों के बारे में, और वो समझने की क्षमता होना ना अपने में। शंकर पार्वती जेनेटिक्स पढ़ा रहे ना अपने को, तो वो अपने को समझ में आया तब ना। XXY है इसका मतलब डबल X प्रेजेंट है तो फीमेल का भी कंपोजिशन प्रेजेंट है, और XY प्रेजेंट है इसका मतलब मेल का भी कंपोजिशन प्रेजेंट है। तो इसके पास
दोनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहेंगे, फीमेल का भी और मेल का भी। हाउ इट इज सो? एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन अलग होगा, इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन अलग। इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन मोस्ट कॉमनली फीमेल का रहेगा, एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन मोस्ट कॉमनली मेल का रहेगा। अब मेल का एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन है तो ऑटोमेटिकली वो गायनेकोमास्टिया डेवलप कराएगा। तो गायनेकोमास्टिया का क्लासिकल एग्जांपल है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। ये कुछ और नहीं, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम होती है, ठीक है। और हर 1000 में 5-6 बेबी क्लिनफिल्टर सिंड्रोम के आज भी बर्थ लेते हैं इंडिया। व्हाट इज द रीजन बता सकते हैं? आज से 200 साल पहले, 500 साल पहले क्लिनफिल्टर सिंड्रोम के बेबी इंडिया में या वर्ल्ड वाइड बहुत कम मिलते थे। आपको बहुत कम पेशेंट मिलते थे क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में। जैसा फॉर एग्जांपल अगर 100 डिलीवरीज होती है तो 100 में से हो सकता है एक आधा क्लिनफिल्टर सिंड्रोम का बेबी मिले, वो भी हमेशा नहीं, कभी कभार। फॉर एग्जांपल 1000 बेबी के बर्थ में 1000 में से 2-3 बेबीज पहले मिलते थे क्लिनफिल्टर के, अब 1000 में से 15-20 मिल रहे हैं। यानी अभी एग्जांपल ज्यादा है या कम है? ज्यादा है, अभी ज्यादा बेबीज मिल रहे हैं। व्हाट इज द रीजन कि क्लिनफिल्टर सिंड्रोम का परसेंटेज अभी बढ़ रहा है या ये जेनेटिक डिसऑर्डर का परसेंटेज अभी बढ़ रहा है? इसका कुछ रीजन है क्या? रीजन है? लेट मैरिज। क्या रीजन है? लेट मैरिज। अगर कोई वुमन बहुत लेट मैरी करती है, बहुत लेट है, अकॉर्डिंग टू इंडियन सोशल स्टिग्मा, लेट मैरी करती है आफ्टर 35 ईयर्स। आफ्टर 35 ईयर्स अगर कोई वुमन मैरी करती है तो ऑटोमेटिकली वो बेबी को भी बियर 35 ईयर के बाद ही करेगी, क्योंकि प्रेगनेंसी प्रायर टू मैरिज उतने इजीली टेक फॉरवर्ड नहीं करता इंडियन सोसाइटी। अभी उतनी लिटरेसी इंडिया में आने की है, अब समय लगेगा 200-400 साल और उसको, अभी 2-4 दिनों में आने वाली नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज भी उसको उस नजरिए से नहीं देखती, इनफैक्ट अभी भी। तो अपना तो फिर वैसे भी अपन पिछड़ों में पिछड़े हैं, तो अपन बहुत ही पीछे है वैसे, तो वो सवाल ही नहीं आता। 35 के बाद अगर कोई वुमन फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है 70% चांसेस होते हैं कि उसका बेबी जेनेटिक डिसऑर्डर में है, 70%। और 30 के बाद अगर मैरिज होती है तो 50% चांसेस होते हैं कि उस वुमन का बेबी जेनेटिक डिसऑर्डर में है। या प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं और वैसा देखने मिलता है। अगर अपन कोई हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पे 100 बच्चे पैदा हुए एक दिन में और वो 100 बच्चों को देखते हैं तो ऐसा पता चलता है कि ये 100 में से 6 बच्चों को कोई ना कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, XYZ कुछ भी, किसी को सिकल है, किसी को थैलेसीमिया है, किसी को कोई भी है, कोई भी 6 बच्चों को जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो जब 6 बच्चों के माओ को देखते हैं अपन तो 6 बच्चे की जो मदर है वो 6 बच्चे में से 5 बच्चों की मदर 30+ एज की, यानी क्या बता रहा है? लेट मैरिजेस में ज्यादा प्रोबेबिलिटी है जेनेटिक डिसऑर्डर। क्यों? क्योंकि लेट मैरिजेस में नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम बहुत इजीली हो सकता है, मियोसिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और बहुत इजीली। क्या है इसका सॉल्यूशन अपने पास? बाल विवाह। लेट मैरिजेस में देखने मिल रहा मुझे, पार्लियामेंट में जो बैठे हुए लोग हैं वो बड़े इंस्ट्रूमेंटल है, बड़े खतरनाक लोग हैं वो। उनका दिमाग यानी इतना पावरफुल है कि क्या बताएं। उनको अगर ऐसा किसी ने बताया कि लेट मैरिजेस के कारण जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, अच्छा जितने भी पगले हैं वो लेट शादियों के कारण घूम रहे हैं अपनी दुनिया या इंडिया में। करा एज जो है वो 21 से कहा लेगा 11 पे ले, 21 की जो एज है उसको सीधा 11 पे ले गए। चाइल्ड मैरिज इज नॉट द सॉल्यूशन। कहने का मतलब ऐसा है कि सोसाइटी में अभी काफी सारे सोसाइटल चेंजेस हो रहे हैं। पहले लोगों का ऐसा रहता था कि माँ बाप ने बोले शादी करनी है, शादी होगी। अभी वैसा नहीं है, माँ बाप सिर्फ पटक पटक के भी बोलेंगे, फिर भी शादी तभी होगी जब उसको लगेगा कि मैं सेटल हो गया, XYZ उसकी जो है वो तैयारी हो गई है, उसको जो चाहिए वो उसके पास है या वो जहाँ खुद को देखना चाहता है वहाँ। और ये दोनों के कंटेक्स्ट में क्लियर है। अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल ही लेट शादी करते हैं, फीमेल भी अगर वो इंडिपेंडेंट इन द सेंस वो कल्चरली सोशली इंडिपेंडेंट है, यानी पढ़ना चाहती है, खुद कुछ इंडिपेंडेंटली स्टैब्लिश करना चाहती है या खुद अपना नाम प्रोड्यूस करना चाहती है, जो भी कुछ है उसके XYZ रीजन। इन सभी पिक्चर के कारण जो एज है वो टेंटेटिवली क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी एवरेज मैरिज एज आज इंडिया में लेट देखने मिल रही है। पहले एवरेज मैरिज एज क्या होती थी? 20 साल 21 साल। अभी एवरेज मैरिज एज इंडिया में क्या चल रही है? 26-27 साल। अभी 26-27 साल से अगर 30 तक पहुंच गई एवरेज मैरिज एज तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा सोसाइटी। प्रॉब्लमेटिक होगा किस रीजन से? मेडिकल रीजन से। मेडिकल ग्राउंड छोड़ के बाकी सभी ग्राउंड के लिए लेट मैरिज अच्छी है, ये बात याद है। सभी मैरिज के लिए लेट मैरिज बहुत लंबे समय तक चलती है,
लेट मैरिजेस में बहुत कम कंफ्लिक्ट होते हैं, क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबल बातें होती है, दोनों पर्सन काफी मैच्योर्ड होते हैं और अंडरस्टैंडेबल होते हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, यानी एक म्यूचुअलिज्म का कंसेप्ट देख लीजिए लेट मैरिजेस में। पर लेट मैरिजेस में मेडिकल बेनिफिट बहुत कम देती है, मेडिकल के बहुत डिसएडवांटेज, यानी ये जेनेटिक डिसऑर्डर जैसी चीजें अपने को ज्यादा देखने मिली, और इसी को रूल आउट करने के लिए अलग अलग तरह के पैतरे अपनाए गवर्नमेंट, पता नहीं तुम्हें पता है या नहीं, पर अभी कुछ एक दो स्कीम भी चला रही है गवर्नमेंट। LIC की पॉलिसी वगैरह अगर लेने जाते हो तो तुमको समझ में आएगा स्कीम देखना, तो ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। तो अपन ने 3 हार्मोन देखे, ग्रोथ हार्मोन, TSH और प्रोलैक्टिन, और 2 हार्मोन बचे हैं, एक बचा है ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन और दूसरा है गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। ये 2 हार्मोन देखेंगे अपन, चलो।